तो सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। इस पॉइंट ए इक्वल टू नहीं बी सर। स्क्वायर बाई आर नहीं निकाल रहा है ना, खाली हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको देख यस लेते हैं, क्या सर। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें जानना होता है, हमें जानना होता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सबसे पहली पॉइंट जाननी होती है वो होती है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होती है? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। ठीक है नो, और इसकी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, पर ओमेगा क्या होता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा का यूनिट क्या होता है? ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, ठीक है। यस। ठीक, कैसे जानेंगे इसको, विजुलाइज कैसे करेंगे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को या रेट ऑफ चेंज को? हम्म? चलिए देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है समझने के लिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं। कभी उनके बीच के एंगल पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्शन पूछ लिया जाता है, तो इस डायग्राम को समझ लेंगे कि वो सारे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज y। तो हमने जो मोशन देखना है वो एक्स वाई प्लेन में देखना है हमको। ये मोशन हो गया एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, क्या हो गया? मोशन एक्स वाई प्लेन में है ये, और इसके परपेंडिकुलर, इस मोशन के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब अलोंग द जेड एक्सिस। अगर आपके लैपटॉप का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन एक्स वाई प्लेन है, तो अपने स्क्रीन पे एक पेन रख दो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका जेड एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं, ये जेड एक्सिस के अलोंग हो गया एक्सिस हमारे पास इसका रोटेशन का, और ओमेगा का रोटेशन हमने मान लिया किस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये मान यस। लिया हमने कि ये ओमेगा का रोटेशन है। किसका है? ओमेगा का रोटेशन है। और हमने मान लिया कि अल्फा का भी डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में है। क्या है? अल्फा का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज मूव कर रहा है आपके पास में, इसके अराउंड कोई आपने कभी ध्यान दिया हो, शायद कभी टीवी वगैरह में ऐड में देखा होगा, जो आपका पोर्टर होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो आता है ना। ठीक है, यस सर। ध्यान दिया हो तो वहां पे क्या होता है, ये बीच में एक होता है एक्सिस जिसके अराउंड ये मोशन कर रहा होता है, ये पूरा पूरा इसका जो व्हील होता है ये मूव कर रहा होता है यहाँ पे। तो लेट्स यहाँ पे कोई चीज है, और इसका इस पे अगर आप ब्लास्टी इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करना होता है, हमें टेंजेंट डाल देनी होती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा अल्फा का डायरेक्शन ये हो जाएगा अलोंग द जेड एक्सिस। अब पहला कंडीशन ले लिया कि जब ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, यानी पार्टिकल का स्पीड जो है इंक्रीजिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा हमारे पास, तो दोनों ये बी हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी और ये हो जाएगा
लीनियर एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन। इसको समटाइम्स एटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, ओके, क्या लिखते हैं इसको, एटी लिखते हैं। अल्फा लिखते हैं, कभी कभी इसको अल्फा को एसी भी लिखते हैं, ठीक है, सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। हाँ बोलो। सर आपने लीनियर एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या बताया? ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, ट्रांसलेशन मोशन होती है ना वो, थैंक यू ठीक है। सर। ये उस पॉइंट का है? हाँ, ये क्या है, एटी है। ये इस पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, यस सर। देखो ये व्हील है ना उसकी, सबसे अच्छा एग्जांपल पोर्टर वाली व्हील है, उसी को दिमाग में रखते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन को समझने का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये सिचुएशन तब है जब आपका पार्टिकल स्पीडिंग है, क्या कर रहा है, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, ठीक है, तब ये है। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके डायग्राम में इन चीजों को देख लिया। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हमने देखा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, क्या देखा हमने, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है ना। एंड वी आल्सो नो दैट कि बी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, क्या होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। इसको ओमेगा आर लिखते हैं क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर बन जाता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगर यहां से हम निकालना चाहें तो हमको मिल जाएगा डीवी बाई डी टी, क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी टी, ये मिल जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर बन जाएगा, ओके। डीवी बाई डी टी क्या होता है, डीवी बाई डी टी क्या होता है, ये ए लीनियर एक्सीलरेशन लिखते हैं इसको, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, इसको अल्फा लिखते हैं, ये हो गया आर। तो ए इक्वल टू आर अल्फा आपका हो गया इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो दिस एक्सीलरेशन इज, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन आर, दिस एक्सीलरेशन इज अलोंग टेंजेंट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस एक्सीलरेशन इज, this acceleration is along tangent, इसलिए इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं, this is along tangent, so it is also known as, or it is known as, so it is known as tangential acceleration, क्या बोलते हैं इसको, tangential acceleration, this is known as tangential acceleration, ठीक है। इसीलिए इसको एटी भी लिखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले, एटी इक्वल टू आर अल्फा, हेलो, नहीं सर। नहीं पढ़ा हुआ, कौन बोल रहा है ये, मैं। मार खाना है क्या तुम्हें, नहीं पढ़ा तुमने, बेटा आपने रोटेशनल खत्म कर लिया है, पूरा ग्रेविटेशन खत्म कर लिया है, और आप कैसे बोल सकते हो कि आपने पढ़ा ही नहीं इसको। रिवीजन करना जाके अपना, ठीक है, चलो नहीं है कभी यहाँ दोबारा पढ़ लिया हमने, ओके। नेक्स्ट टर्म होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसलिए इसको मतलब बहुत केयरफुली समझ लो। सेंट्रीपिटल का मीनिंग अगर आप समझ गए तो आपके 50% क्वेश्चन इस चैप्टर के ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या मिलेंगी, सेंट्रीपिटल पे बेस्ड ही मिलेंगी,
ठीक है बेटा, तो समझ लेते हैं क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है ये? मनस्वी बताओ, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बताओ क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सर एग्जैक्टली नहीं पता। जो भी पता बताओ, अब हमसे क्यों डर लो ना, ये हमारे साथ जितनी गलतियां आप करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, बिना डरे बिना हिचक के बिल्कुल बोलो, बोलना सीखो। सर मैं इसको गेस कर सकती हाँ गेस करो बिल्कुल, हूँ, बोलो मतलब जो एक्सेलरेशन होती है और जो फोर्स मतलब सेंटर की तरफ जाती है। जो सेंटर की तरफ जा रही है वो सेंट्रीपिटल है। तो सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा हो वो सेंट्रीपिटल, यानी रेडियस के डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो लग रहा हो वो सेंट्रीपिटल हो जाएगी। यही आपकी बैलेंसिंग फोर्स बनेगी, जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से, यही बैलेंसिंग फोर्स बनेगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बिना इस मोशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और उसका अपोजिट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? मिल्क से क्रीम निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके। ओके, नाउ देखते हैं क्या है। तो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, one more type of acceleration. This is one more type of acceleration in any kind of circular motion. In any kind of circular motion which is known as centripetal acceleration, which is known as centripetal acceleration, and this is given by AC equal to omega square R or B square by R. ओमेगा स्क्वायर आर और बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ काम करेगा? अगर मैं डायग्राम बना के देखूं ऐसे, तो सर्कुलर मोशन हो रही है, पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर है। तो इस पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी डी या एटी जो भी होगा दोनों इस डायरेक्शन में होगा, और जो अंदर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा उसको एसी बोलेंगे, और ये सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। यस नाउ क्वेश्चन इज कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अभी पिछले शायद या उससे पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया भी था इस पे,
कि उसके एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना है, याद है? ठीक है, तो वैसे सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके वेक्टर इधर हो गया, एक वेक्टर इधर हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही केस हो गया, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाता था आर, याद है? ठीक है, उसी तरीके से ये भी है, इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं हो जाएगा। अगर ये आपका पार्टिकल एक्सीलरेटिंग है तो, अगर पार्टिकल आपका एक्सीलरेटिंग है तो उसका डायग्राम ये बनेगा, और उसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो लेट अस सपोज कि ये AC से थीटा एंगल पे होगा एंड दिस इज A, ये क्या है? A आपका रिजल्टेंट है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले इसके बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, उनको नोट कर लो, वो आपको हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है कि दिस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या है? पहला पॉइंट है AC इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center of the circle, and number 2, this is also known as, or it is also known as normal acceleration, also known as normal acceleration, also known as normal acceleration or radial acceleration। ये अलग अलग नाम दे सकता है आपको परेशान करने के लिए कई बार, ठीक है ना? तो आपका ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, इन दिस फिगर A is net acceleration and its magnitude is given by under root AC square plus AT square, and direction is given by tan theta equal to tan inverse AT by AC, AT by AC. Magnitude is under root AC square plus AT square, direction is from AC tan inverse AT by AC. ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो अब आपको AC AT कुछ भी दिया हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर रिटार्डिंग मोशन हो तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? रिटार्डिंग मोशन होगा तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना? देखो, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो स्पीडिंग में जो वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, और रिटार्डिंग मोशन होगा तो 90 से 180 के बीच में होगा। ओके सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं इसको एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। सर नहीं, ये जो एंगल वाला आप बोल रहे थे, रिटार्डेशन, ये वाला। ये जब आपका स्पीड हो रहा है, स्पीडिंग है, क्या है ये? स्पीडिंग है, मतलब A और B सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन
B and A will be between this, ओके, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, ओके। तो कई बार इक्वल साइन ना लगा करके लोग ग्रेटर साइन लगा देते हैं, यहाँ पे खाली ये लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। एंड फॉर स्टॉपिंग मोशन जो एंगल होगा वो क्या कितना होगा, वो होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई या मैं करके दिखाऊं बना के? तरीका बता दो प्लीज। यहाँ पे समझ में आ गया, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी है ना। यस। तो ये ए, अगर ये आपका 80 0 हो जाए तो ए इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना। इफ 80 बिकम 0, ओके, इन एक्सट्रीम केस, तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 80 को 0 पुटअप कर दो तो ए इक्वल टू AC हो जाएगा ना। यस सर। यानी कि इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल बी से ए का कितना हो सकता है आपका, 90 डिग्री हो सकता है, ओके, जब आपका स्पीडिंग है, ठीक है। और जब आपका रिटार्डिंग मोशन होगा, तो रिटार्डिंग मोशन में जो एक्सीलरेशन है उसका 80 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। और जब दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर हो जाएगा, एक वेक्टर इधर हो जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ये होगा ना। और बी का डायरेक्शन ये था हमारे पास में, तो इसमें और बी में एंगल कितना होगा, ये एंगल बनेगा, ओके। तो यहाँ पे भी अगर 80 इक्वल टू 0 बन जाए तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका मिनिमम एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, ये 180 डिग्री बन जाता है। तो रिटार्डिंग मोशन में बी और ए के बीच जो एंगल बनेगा, बी और ए के बीच का एंगल, वो 90 टू 180 के बीच में बनेगा, ओके। इस पे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने अगर एक बार सोचा हुआ है इसको, तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा आपसे, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। मानसी आपको? तो रिटार्डिंग में बड़ा एंगल आएगा ना, हाँ 90 बोलो। से बड़ा। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर जब रिटार्ड होगा तो 90 से बड़ा एंगल आएगा ना। हाँ 90 से बड़ा और 180 से छोटा या 180 के बराबर, तो 90 से 180 के बीच में एंगल आएगा, क्योंकि वेक्टर आपका यहाँ बनेगा ना अभी, ये, ठीक है। ओके। वेक्टर यहाँ क्यों बनेगा, वेक्टर यहाँ क्यों बनेगा, हेलो। सर क्योंकि हमने वेक्टर 80 सॉल्यूशन। को पीछे एक्सटेंड किया है ना। बिल्कुल, क्योंकि रिटार्डिंग का मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा। तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया हमारे पास में। अब वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में ही होता है, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, b² r r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, r ओमेगा था। क्या अल्फा क्या था, 80 इक्वल टू r अल्फा था हमारे पास में। तो इन तीनों एक्सीलरेशन को साथ साथ लिख लेते हैं, और इन तीनों को एक ही डायग्राम में देखते हैं कि क्या है ये तीनों। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, ये आपका 80 हो गया इसी डायरेक्शन में, क्योंकि b का डायरेक्शन ये है,
ये आपका AC हो गया, और यहीं पे जो परपेंडिकुलर है अलोंग दी जेड एक्सिस का क्या, अलोंग दी जेड एक्सिस, ये आपका अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 80/r होता है, अल्फा इक्वल टू 80/r होता है, 80 इक्वल टू dB/dt होता है, एंड AC इक्वल टू B² r ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड 80 और AC में जो रिलेशन होता है वो 80² प्लस AC² का अंडर रूट होता है A², खाली A हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट ले लिया हमने। ठीक है बेटा, ये सारी बातें समझ आ गई, इनकी मीनिंग समझ में आ गई। यस सर। अब अगर क्वेश्चन में आए आपसे अल्फा पूछे यानी एंगुलर एक्सीलरेशन पूछे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछे, या आपसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछे, या इनका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछे, तो आप इजीली बता सकते हो। सर ये AC में आपने क्या लिखा है? AC इक्वल टू B²/r इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, इन सारे को हमने एक पॉइंट पे लिख दिया, एक डायग्राम में दिखा दिया इनको। ठीक है, तो बढ़िया से एक कलर डायग्राम बना करके दीवार सर पे। 1 मिनट इरेज मत करना। हाँ, हो गया सर। बताओ। ठीक है बेटा, तो कुछ क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन कर ले बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। क्वेश्चन कर ले बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ये फार्मूले हैं इनको यूज कर सकते हैं, पीछे जो फार्मूले पढ़े हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। गिवन 80 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है हमें। R इक्वल टू दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है। तो सबसे पहले cm दिया हुआ है तो इसको हम चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा। तो 80 और R पता हो गया तो अल्फा निकाल सकते हैं यहीं पे। अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 80/r होता है ना। ठीक है, क्या होता है 80/r। 80 आपका कितना है यहाँ पे 2 है, ये अपना 0.05 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा निकल गया आपको। ठीक है, ओके, अल्फा निकाल लिया। सबसे पहले हमने यहीं पे ये वैल्यू दी हुई थी हमको, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ओमेगा 2 इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है,
और ये होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमको निकालना है। तो पहला रिलेशन है ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा पता है, ओमेगा पता है, ओमेगा 2 पता है, तो टी यहाँ से निकाल लेंगे। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान अल्फा। ये कितना है आपका 20 माइनस 10 रेडियन पर सेकेंड। ये कितना आया था 40 रेडियन अपान सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर आपका 10 हो जाएगा और नीचे 40 है तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/4 मीन्स 0.25 सेकेंड हो जाएगा टाइम आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस ओके, अब सेकंड है इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो फार्मूला होता है एन, वो होता है थीटा बाई 2 पाई। क्या होता है थीटा बाई 2 पाई होता है। क्या होता है थीटा बाई 2 पाई होता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई। इस थीटा की वैल्यू निकाल लेना है आपको यहाँ से। ओमेगा 1 पता चल गया, टी पता चल गया, अल्फा पता है, टी पता है। तो पुटअप करके थीटा निकाल लो और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो आपको एन मिल जाएगा। थीटा निकालो, बताओ कितना आया थीटा। नेक्स्ट पेज पे निकाल ले। ये नोट कर लिया आपने सबने। मनुष्य हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ गया बेटा। जी सर। ओके, नोट कर लिए। जी सर, कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे चले। तो थीटा इक्वल टू निकाल लेते हैं ओमेगा 1 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा 1 कितना दिया हुआ था हमें 10 रेडियन पर सेकेंड, टी 20.5 है तो 1/4 लिख लेते हैं। 1/2 अल्फा की वैल्यू 40 आई हुई है इंटू 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। तो इसको 2 कैंसिल कर दो, यहाँ ये 20 हो जाएगा और देखते हैं क्या बनेगा। ये 1/16 हो जाएगा। तो 4 से और कैंसिल कर देंगे तो इसको ऐसे रखो अभी 10/4 प्लस ये 2 से काट के 20 कर दिया, यहाँ पे 16 हो जाएगा तो उसका 4 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये 5/4 हो जाएगा। ऐड कर लो तो 10 10 15/4 रेडियन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 15/4 रेडियन। Hence n equal to theta upon 2 pi radian means 15/4 into 2 pi. 15/4 into 2 pi। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो और सॉल्व करके इसको निकाल लो कितना आएगा। ये आपका आ जाएगा 0.6। ये 22/7 22/7 या 3.14 पाई की वैल्यू होती है। मैंने 22/7 लिख दिया यहाँ पे। ये 44 ये उसका 4 टाइम्स हो जाएगा 105 हो जाएगा। या यहीं पे इसको ऐसे भी देख सकते हो 3.14 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 एंड 55 के आसपास हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो तो ये 3/5 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 3/5 का मतलब 0.6 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है समझ में आ गया।
मनस्वी आपको? यस सर। चलिए अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का देख करके भी छोड़ देंगे आगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्किल, a particle moves on a circle, a particle moves on a circle of radius r. A particle moves on a circle of radius r with centripetal acceleration as a function. तो सबसे पहले हमें निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि AC इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर होता है ना। दिस मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू आर। AC की वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुटअप कर दो यहाँ पे, ये बन जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू के आर टी। बी इक्वल टू के आर टी, ठीक है। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है हमें AT, ये होता है dB बाई dt। इट मीन्स d बाई dt ब्रैकेट में के आर टी हो जाएगा, है ना। तो टी टी कैंसिल होकर के आर आ जाएगा खाली। AT इक्वल टू कितना आ गया, दिस मीन्स AT इक्वल टू के आर आ गया। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन बताना है A। हमें पता है A इक्वल टू होता है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो। AC स्क्वायर का मतलब हो जाएगा K पावर 4 R स्क्वायर T पावर 4 प्लस इसका मतलब K स्क्वायर एंड R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से के आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो के आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा के स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 1, ये आपका ए हो गया, ठीक है बेटा। AT निकल गया, AC निकल गया। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन, AT के साथ डायरेक्शन पूछा हुआ है, जबकि फार्मूले में हमने AC के साथ में पढ़ा हुआ था। किसके साथ पढ़ा हुआ था, AC के साथ में पढ़ा हुआ। तो लेट इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो देन दिस एंगल अल्फा, अल्फा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और लिख लेते हैं क्योंकि बहुत बार यहाँ ऊपर भी अल्फा है ना। दिस एंगल इज बीटा, देन दिस विल बी टेन इनवर्स। 80 के साथ बताना है तो ये AC बाई 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बाई 80। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो, सारी चीजें पता है आपको, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर अपान के आर, तो के आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अंदर यहाँ पे सिर्फ के टी स्क्वायर। दिस इज योर, ठीक है बेटा। यस सर। ओके ठीक है। तो एक छोटा सा फार्मूला बचता है, उसको देख करके हम तो खत्म करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन खड़े रहेंगे। कल हमने कर्वेचर के कुछ फार्मूले लिखे थे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है कर्वेचर।
सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? Any curved path can be assumed to be made of infinite, लिख लो, any curve path is, any curved path can be assumed, या can be assumed to be made of, to be made of, to be made of infinite circular arc, and then radius of curvature at any point, या at a point is defined as the radius of that circular arc which fits at that particular point on the curve। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये डिफरेंट हमने आर्क बनाए हैं, ठीक है, कर्व है ये। हमें बताना है कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या करें, इस कर्व पे एक सर्किल बनाएं जिसमें ये कर्व फिट हो जाए आपका। तो इसका जो रेडियस होगा ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस वाले की बात करें तो इस वाले कर्व की बात करें अगर हम, तो इसको फिट करने के लिए हमको ऐसे कर्व बनाना पड़ेगा। जिसमें ये वाला कर्व फिट हो जाए, इसका रेडियस ये हो जाएगा। हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसके लिए बनाना है तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए ऐसे फिट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब ये कर्व इसको फिट हो गया ना कर्व पूरा। जो इसका रेडियस होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो ऐसे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा आपका। ये आपका एसी का डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर आपके एसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एसी इक्वल टू क्या होता है, एसी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई आर। इट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एसी हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कुलर पाथ में अगर आपने सर्किल बना दिया है तो उस पॉइंट पे तो बहुत क्लियरली इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही आपको किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी।
उस पॉइंट पे वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर जो आपका एक्सीलरेशन कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, उसका जो आर होगा, यानी बी स्क्वायर बाई ए सी का जो रेशियो होगा आपका, वही आपका कर्वेचर हो जाएगा। ओके, समझ बात आ गई? यस सर। जैसे मैक्सिमम पॉइंट पे कल हमने देखा था, है ना, ऐसे पाथ पे, तो बी आपका इधर हो जाता था, ये आपका क्या हो जाता था, यू cos थीटा हो जाता था ना, सिर्फ यही बचता था बी यहाँ आपके। एक्सीलरेशन आपका इधर हो जाता था आपके पास में, एक्सीलरेशन आपका जी हो जाता था, तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपान जी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता था। ठीक है, ओके। यस सर। चीजें बहुत सिंपल हैं, बस एक बार आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से अगर बार समझ जाओ तो चीजें बहुत ईजी हैं।